वारी जाऊं मैं सतगुरु के। जॉब ज़रूरी है निश्चित रूप से, पर जॉब क्यों करना चाहते हो? कोई भी नौकरी क्यों करना चाहता है? तुम बताओ। हाँ, ऊपर ऊपर के स्टेटमेंट्स मत दो। तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? रुक जा। ज़रूरतें पूरी करनी है ना, वेग आंसर्स नहीं, साफ साफ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बात क्या है ना। तो नौकरी चाहिए क्योंकि ज़रूरतें पूरी करनी है। अच्छा, अब तुम जैसे हो, सब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो ना, तो ज़रूरतें तो जितनी हो सकती हैं उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस ही कर दिया है। अभी तुम्हारा महीने का खर्चा कितने में चल जाता है? 5,000, 3,000, किसी का 7,000 में चल जाता होगा। 3,000 से लेकर के 7,000। कितने लोग भूखे पेट सोते हो? 3,000 7,000 खर्च करके 3,000 7,000 में काम चला के भूखे पेट कितने लोग सोते हो? कितने लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं? मैंने वही पूछा, खर्चा कितना है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, खर्चा कितना है? मैं वही जानना चाहता हूँ। तुमने कहा ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मैं उन ज़रूरतों का थोड़ा हिसाब ले रहा हूँ कि वास्तव में ज़रूरतें कितनी हैं। ऐसा कैसे होता है कि प्लेसमेंट के 1 महीने पहले तक जिन लोगों का काम 3,000 और 5,000 में चल रहा होता है, नौकरी लगते ही उनकी ज़रूरतें 20 और 25,000 में भी पूरी नहीं होती? ये ज़रूरतें कैसे बदल जाती हैं? आदमी वही है तो ज़रूरतें कैसे बदल गई? तुमने कहा जॉब मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, और ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरतें पूरी करता है। ज़रूरतें तो तुम्हारी ज़रा सी हैं, उसके लिए इतना क्यों परेशान हो? रुको, स्पष्ट, बहुत सारा नहीं बोलेंगे, एक एक करके बात करेंगे। किस हिसाब से? कैसा बन के आऊँ? तुमने जो कपड़े अभी पहन रखे हैं ना, जैसे ऐसी कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी जो अभी तुम्हारी नीड नहीं है तब आ जाएगी? सर सही बात है कि हम दुनिया में दिखाओ। उसको बोलने दो ना, उसको क्लियर हो, पहले उसको क्लियर होना चाहिए। राहुल जी, आप सॉफ्टवेयर में काम करते हैं ना? जो इसने कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े पहन करके सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बल्कि और अगर हल्का रहे और भी तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब बिल्कुल ही 100-200 की टी शर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो तुमने कहा काम में मेंटेन करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर में ही काम करते हैं तो कुछ नहीं मेंटेन करते। देखो क्या पहन के बैठे हैं। तो ये ज़रूरत मामला क्या है? ज़रूरत है या कुछ और ही चल रहा है? मक्कारी है, और वो तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो लिखो जो ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है, और तुम लिख रहे हो मेरी मक्कारी। मुझे एक जवाब दे दो बस। जवान लोग हो, सब हष्ट पुष्ट लग रहे हो, सबके चेहरे चमक रहे हैं, सब खाए पिए हो, बालों में कंघी है, शरीर पे कपड़े हैं, और फटे कपड़े किसी के नहीं है, पाँव में जूते हैं। अगर ये सारा काम, चलो तुमने बहुत छोटा आंकड़ा बोल दिया, 3,000 5,000 7,000, मैं कहता हूँ इसको दूना करो, इसको 10 कर दो।
ये सारा काम अगर 10 में चल रहा है तो अचानक ऐसा कैसे हो जाता है कि तुमको 20 और 25 भी कम लगने लग जाता है? ये ज़रूरत तो नहीं हो सकती, ये कुछ और ही चल रहा है खेल। एक आदमी, वरना बात उलझ जाएगी। एक एक करके बोलो। फ्यूचर को सेव करने लग जाऊं। सर एक्चुअली अभी हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और जब हम हमारी जॉब लेके आते हैं तो हमारे ऊपर कुछ लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस वजह से हमारी जो अभी तुम उनसे ले रहे हो, अब तुम्हें देना है। व्यापार चल रहा है, लिया है तो लौटाना भी पड़ेगा। कर्ज है, सूद सहित लौटाना पड़ेगा। नहीं रुको, थमो, बात से भाग जाते हो, इसीलिए बात की गहराई में नहीं उतर पाते। जब तुम कहते हो कि अभी हम ले रहे हैं फिर हमें देना है, तो इस बात के अर्थ क्या है, इसको समझो। किसी ने बैंक से कर्ज लिया हो, लौटाए तो एक बात है, और बात वहां बड़ी साफ है, क्लीन। मैंने बैंक से कर्ज लिया, मैंने लौटाया। अब वहां पे कोई इमोशनल गेम नहीं चल सकता, सीधी सीधी कागजी कार्रवाई है। तो या तो ये कह दो कि किसी बैंक से कर्ज ले रहे हो और बैंक को लौटाना है, फिर जब कर्ज लौटा दोगे तो तुम्हें बैंक का कोई मुंह नहीं देखना है, और उसमें कोई सेंटिमेंटल बातें नहीं करोगे बैंक से, या करोगे कि जाके बैंक के पांव छुओगे कि तूने मुझे कर्ज दिया। तो या तो ये कहो कि मैंने जो अभी पैसा ले रहा हूं, मैं ये एक बैंक से ले रहा हूं और उस बैंक को मुझे लौटाना है, पर फिर कोई सेंटिमेंट मत लाना बीच में, क्योंकि बैंक से कोई सेंटिमेंट नहीं होता। एक तरफ तुम ये भी कहते हो कि हमने नात रिश्तेदारों से, घर द्वार वालों से पैसे ले रहे हैं, और फिर ये भी कहते हो कि जैसे बैंक को लौटाया जाता है वैसे लौटाना भी है। तो पक्का कर लो कि प्रेम में ले रहे हो या बैंक से ले रहे हो। दोनों बातों को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि ये जो तुम घपला कर देते हो ना, मिलावट, ये बड़ी भारी पड़ती है। क्योंकि प्रेम में तो लेन देन का सवाल नहीं पैदा होता, और बैंक से अगर ले रहे हो तो फिर जरूर लौटाओ, लेकिन फिर वहां बीच में भावनाएं मत लाना। तुम दोनों काम करते हो, तुम कहते हो लौटाऊंगा भी और भावनाएं भी लाऊंगा। ये क्या खेल चल रहा है? ह्यूमन छोड़ो, अपना बताओ। ह्यूमन तो मैं भी हूं या मैं जानवर हूं? तुम्हारा अपना, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा उसी की पड़ताल करनी है। ऐसा क्यों है? तुमने बहुत अच्छी बात करी थी, उसको आगे बढ़ाते हैं। तुमने कहा कि ठीक 25 इसलिए चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, खर्च तो मैं 8-10 ही करूंगा, लेकिन बाकी मैं फ्यूचर के लिए बचाऊंगा। इस बात को लेते हैं। मैं इस बात को बहुत, तुमने अच्छा करा जो शुरुआत ही इससे करी। तुम लोग किस ईयर के हो? अभी फर्स्ट ईयर के, तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर के भी हुए। क्योंकि प्रोफेशनल हो सकता तो फिर आपको सोचना ही पड़ेगा, तो मतलब तो सर अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल जिंदगी कोर्स क्यों बोल रहे हो? तुम आदमी नहीं हो फिर, बेसिकली इंसान हो नहीं, तुम प्रोफेशनल हो, है ना? इंसान अब मैं रहा नहीं, अब मैं प्रोफेशनल बन चुका हूँ। तुमको देख करके तो मुझे शक होने लग जाता है, मैंने कभी बीटेक एमबीए करा था कि नहीं करा था? अगर प्रोफेशनल होना इसको कहते हैं तो फिर मैं क्या हूँ? मुझे शक होने लग जाता है कि मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ। इतनी चिंता तुम्हें भविष्य की। चलो भविष्य की चिंता को लेते हैं। तुम जिसको कहते हो कि मैं भविष्य के लिए बचा रहा हूँ, ये क्या किसी बिंदु पे रुकने वाला है? बहुत ध्यान से जवाब देना, जल्दी से शूट मत करो, बिल्कुल ध्यान से देखो। तुमने कोई ऐसा आदमी देखा है जिसने भविष्य के लिए बचाना बंद कर दिया हो? देखा है क्या? तुम्हारी सेविंग्स अगर तुम हर साल बचाते ही जा रहे हो, लगातार बचाते हो, हर आदमी यही कहता है कि मुझे बचाना है, बीच में कोई साल आते हैं जब अधिक खर्च हो जाता है, अन्यथा पूरी ज़िंदगी की कहानी यही है कि कमाओ और किसी साल बीमार हो गए तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा, किसी साल कुछ और कर दिया, किसी को उधार दे दिया है, कुछ कर दिया तो ज़्यादा खर्च हो जाएगा। वरना अगर तुम 40 साल कमाओगे तो 40 में से 30-35 साल तो यही होगा कि बचा रहा हूँ। हर साल अगर बचाते ही बचाते जा रहे हो तो तुम्हारी जो सेविंग्स हैं वो पीक पर कब पहुँचेंगी? कब? जो तुम्हारा आखिरी साल होगा।
क्योंकि सेविंग्स तो हर साल बढ़ रही हैं। और आखिरी साल में भी किस दिन सेविंग्स चरम पर होंगी, और लास्ट डे में भी किस दिन सेविंग चरम पर होंगी, जब तुम अपनी आखिरी सांस ले रहे होगे, उस वक्त तुम सबसे ज्यादा अमीर होगे। मजा आ गया। और वो सारी अमीरी लेकर के तुम ठीक चले गए, काफी सारा छोड़ गए, खाया तो है नहीं, सेव किया। उस सेव करने की कीमत क्या थी? तुमने कैसे सेव करा? तुमने अपनी जिंदगी गंवा के वो पैसे कमाए ताकि मरते वक्त तुम उसे छोड़ के जाओ। जब जी रहे थे और जब जवान थे तो तुमने अपनी जवानी में आग लगाई ताकि उन पैसों की बचत कर सको, और अंततः वो बचत तुम किसी और को दे करके रवाना हो जाओगे। तुम बड़े समझदार हो, बड़ी अकल लगाई है। किसने सिखाई है अकल? कैसे जीना चाहिए? ये कहाँ से आई बात? अरे कसम हो गया। और सारे बैंक्स भी यही चाहते हैं, क्योंकि तुम बचत नहीं करोगे तो उन्हें ब्याज कहाँ से? वो तुम्हारी बचत कोई तो देते हैं दूसरों को उधार, उससे ब्याज कमाते हैं। और जितने ये बाजारू लोग हैं वो भी तुमको यही संदेश दे रहे हैं, क्योंकि तुम कमाओगे नहीं तो खर्च कैसे करोगे। जो एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनी है वो तो चाहेगी ना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, क्योंकि जब कमाओगे तो क्या करोगे। और जो कार बनाने वाली कंपनी है और ये जो मकान बेचने वाले लोग हैं, जब दिवाली आती है तो क्या तुमको अभी बीती है? देखा है हर होर्डिंग पर सोने के सिक्के। उनको ऐसे लोग थोड़ी पसंद आएंगे जो मौज में जीते हैं, उनको तो वही लोग पसंद आएंगे जिन्होंने अपनी लगा करके बचाई है और अब उसमें सोना खरीद रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो सोना भी होगा क्या, साथ लेके जाओगे। पर लोगों को, ज़माने को बहुत पसंद आता है जब तुम कमाते हो, क्योंकि तुम कमाओगे नहीं तो उनको कैसे दोगे। ध्यान से देखना, एक तुमसे एक पहेली दिए देता हूँ, इसको चुनौती मानो। हर आदमी जो तुमसे कह रहा है कि और कमाओ, वो वही आदमी है जो चाहता है कि तुम कमा करके उसको दो। स्वार्थ है उसका। ध्यान से देखना कि कौन से लोग हैं जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं खूब खूब कमाने के लिए। ये ठीक वही लोग हैं जिनकी नज़र तुम्हारी कमाई पर है। तुम कमाओगे नहीं तो उन्हें कहाँ से दोगे। और इस कमाने में तुम्हारी ज़िंदगी राख होगी, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? कितनी जिंदगियां लेके आए हो? 1.25, 1.5, 1.25, 1.01 या सिर्फ 1? तो वो 1 क्या हो रही है? हम बात कर रहे हैं और हम मौत के करीब आ रहे हैं। थोड़ा और करीब आ गए, थोड़ा और करीब आ गए, थोड़ा और करीब आ गए। और तुम कह रहे हो कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा बचत के लिए। जो असली चीज़ है उसे खर्च किए दे रहे हो। असली चीज़ क्या है? ये जो समय बीत रहा है ये असली है। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी कुछ और होती है। ये जो हम यहाँ समय बिता रहे हैं, ज़िंदगी इससे अलग कुछ है या यही है? इसकी तो परवाह नहीं है। भविष्य की बड़ी परवाह है। जो अभी है उसकी परवाह नहीं है, भविष्य की परवाह है।
कमाना ज़रूरी है, कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना पेट भरना, कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना कपड़े पहनना, कमाना उतना ही ज़रूरी है जिसमें व्यर्थ तुम्हें कष्ट न झेलने पड़े। पर कमाना किसी भी तरह ज़िंदगी का लक्ष्य थोड़ी हो सकता है। कमाना किस लिए है? ताकि पेट भरे। पर कोई बोले कि मैं ज़िंदा ही इसीलिए हूँ कि खाऊं, पेट भरने के लिए, तो भाई तू दिन में कितने घंटे खाएगा? खाना लक्ष्य है या ये लक्ष्य है कि पेट भरा रहेगा तो मैं मौज कर सकता हूं? लक्ष्य क्या है? ठीक ठीक बताओ। पेट भरा रहेगा, 15 मिनट खाना खाया, पेट भर गया, अब मैं 8 घंटे मौज कर सकता हूं, इसलिए खाते हो ना? या इसलिए खाते हो कि खाते ही रहना है? कोई बोले मेरा लक्ष्य है खाना, गजब बात हो गई। अगर खाना लक्ष्य हो सकता है तो फिर पखाना भी लक्ष्य हो सकता है। फर्क क्या है? दोनों शारीरिक क्रियाएं हैं, एक में अंदर जाता है, एक में बाहर आता है। तो पैसा कमाना उतना ही बड़ा लक्ष्य है जैसे कोई बोले कि मेरा लक्ष्य है जीवन भर पेशाब करना। आप तो संत हैं, परम ज्ञानी हैं, आपका तो मंदिर भी अद्भुत बनेगा। ये उन संत का मंदिर है जिन्होंने जीवन भर सिर्फ पेशाब करी है। धरती के उपासक थे भाई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहे थे। निश्चित रूप से कमाओ, पर कमाओ इसलिए कि पेट चले, कमाओ इसलिए कि शरीर साफ रख सको, कमाओ इसलिए कि ठंड ना लगे और गर्मी ना लगे। इससे ज्यादा कमाने का क्या औचित्य हो सकता है, ये बताओ। समझाओ ना मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि कमा के करोगे क्या? सोसाइटी को क्या करोगे? हाँ, एक एक करके अपनी बात, हर कोई छोड़ दो, तुम अपनी बात करो, अपनी बात। अगर मैं इतना ही कमाऊं, मैं लाओ बीच में, मैं इतना ही कमाऊं, मैं केवल कपड़ा और कर सकता हूं, तो समस्या कहाँ है? तुम्हारी अब समस्या ये है कि कोई समस्या है ही नहीं, तो तुम फंस रहे हो। कोई समस्या वास्तव में नहीं है भाई, तुम जबरदस्ती फंस रहे हो। मामला इतना सीधा है, इतना सरल है कि तुम इसको फंसा सकते ही नहीं हो। मैं कमाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं भी कमाता हूं, पर कमाना मेरा लक्ष्य तो नहीं हो सकता। कमाता इसलिए हूं कि तुम्हारे कॉलेज तक आ सकूं, गाड़ी पे आता हूं। कमाता इसलिए हूं कि कुर्ता पहन सकूं। इससे ज्यादा मैं पैसे का करूंगा क्या? घूमने फिरने कहीं जाता हूं कभी, तो थोड़ा पेट्रोल, किराया, और क्या करूंगा पैसे का? और ये सब चीजें बहुत बड़ी हैं नहीं, इनमें बहुत पैसा लगता ही नहीं, तो खर्चे बहुत ज्यादा हैं ही नहीं। तुम्हारी उस शर्ट से सस्ता होगा मेरा कुर्ता। करोगे क्या पैसे का? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं उत्सुक हूं, मैं कोई बात रख नहीं रहा अपनी, मैं समझना चाहता हूं तुम क्या करोगे पैसे का। जमा करना एक बात समझ में आई है कि भाई जमा करना चाहते हैं, उसके अलावा कुछ और मिला हो तो बताओ। जमा करना तो समझ में आ गया, रुपयों की चिता पे जमा करना तो आ गया समझ में। हाँ, खर्च करना बिल्कुल उचित उद्देश्य है, बिल्कुल। जो कमाएंगे वही खर्च कर देंगे आगे फ्यूचर के लिए, फिर वापस आ गए।
मतलब हॉस्पिटैलिटी सुविधा के लिए हमको पैसा उसी के लिए शायद हम। तुम एक बात बताओ, ठीक चलो देखते हैं उस चीज़ को भी देखते हैं। अच्छा, अच्छी बात सामने आई है कि हाँ ठीक है, और किसी चीज़ के लिए ना बचाएं तो कम से कम बीमारी के लिए तो बचाएं, थोड़ा उसको देखते हैं। ज़बरदस्त प्राणघातक बीमारी तुमको ज़िंदगी में कितनी बार होनी है? कितनी बार तुम्हें कैंसर होगा? कितनी बार तुम्हें एड्स होगा? कितनी बार तुम्हारी आंतें बाहर निकाली जाएंगी फिर वापस अंदर डाली जाएंगी? ये सब काम कितनी बार होगा तुम्हारे साथ? संभावना, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे विचार कर रहे हैं। तुम अगर 500 लोगों को लो, एक सैंपल लो और उनसे देखो कि क्या संभावना है कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जिसमें लाखों का खर्चा आता हो, तो वो ज़िंदगी में कितनी बार होती है? हद से हद एक बार, और वो एक बार भी हो ये ज़रूरी नहीं है। रुको, थम जाओ। अभी हमने कहा था ना, एक मुद्दे से दूसरे पे नहीं कूदेंगे। जब भी एक से दूसरे पे कूदोगे, एक पहला वाला भी समझ में नहीं आएगा और दूसरा तो आएगा ही नहीं। एक मुद्दे पर रहो। वो एक बीमारी जो तुम्हें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जो जीवन की कोई एक घटना होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, 60 की उम्र में, 70 की उम्र में, पता नहीं कब। उस एक बीमारी की आशंका में तुम कर क्या रहे हो ये भी देख लो। ये पहली बात। एक घटना जो 50, 70, 80, 90 की उम्र में घट भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि कैंसर होता ही मुश्किल से 1% लोगों को है। तो तुम्हारे साथ भी संभावना यही है कि 100 में से बस एक की संभावना है कि होगा और पता नहीं कब होगा, यदि हुआ तो। मैं छोटी छोटी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी समाज में कितने प्रतिशत लोगों को होती है, और उनमें से रुको बेटा, रुको, कितने ऐसे हैं? होने को तो ये भी हो सकता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी कोमा में अस्पताल में बिता दो। उसकी संभावना क्या है? 1/1 लाख। तुम देखो कर क्या रहे हो। जिस चीज़ में 999 संभावना है कि नहीं होगा और 1 संभावना है कि होगा, तुम 999 को छोड़ करके 1 का पक्ष ले रहे हो। तुम्हारे पास कोई कारण है 999 को छोड़ करके 1 के पक्ष में खड़े होने का? जिससे बाद में पछताना पड़ेगा। और जो 999 की में आग लगाओगे उसके लिए कौन पछताएगा? लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा। अरे भाई, अगर 1/1000 संभावना है कि होगा और 999/1000 संभावना है कि नहीं होगा, तो 999 की संभावना है कि तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुम फालतू ही डरे रहे। ये बात समझ रहे हो? मैं डरा हूं कि मुझे कोई जानवर आके खा जाएगा। जानवर के आने की संभावना है 1/1000, और मैं डरा डरा खड़ा रहूं और तैयारी करता रहूं कि जब आएगा तो गोली कैसे मारूंगा। तो 999 क्या संभावना है कि मुझे पछताना पड़ेगा कि मैं फालतू ही डरा रहा। अगर से रुको। तो 999 तो मैंने अपना जीवन बर्बाद कर ही लिया। अब उस 1/1000 को लेते हैं कि जब वो जानवर आ ही गया, जब वो आ भी गया, जब तुम्हें हार्ट अटैक हो भी गया, ये बता ना, हार्ट अटैक के कितने रोगी हैं जो पैसा खर्च करके बच जाते हैं? जब हार्ट अटैक पड़ता है, अभी हम कह रहे हैं कि 999 तो ज़िंदगी ख़राब कर ही ली और पैसा बचा रखा था 1 के लिए, 1/1000 के लिए। अब उस 1/1000 में भी हम देखते हैं कि तुम्हारा पैसा कितना काम आएगा। क्या वाकई पैसा हार्ट अटैक के रोगियों को बचा पाता है? थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखो। अधिकतर तो तेज़ से तेज़ एम्बुलेंस में भी अस्पताल पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अधिकतर तुम्हारा पैसा बचा ही नहीं सकता। तुम ऐसी चीज़ के लिए पैसा बचा रहे हो जहां पैसा बचाना ही फालतू है। तीसरी बात, हार्ट अटैक आता ही ज़्यादातर किन लोगों को है? जो हार्ट अटैक के लिए बचत बहुत करते हैं। तो बचत कर करके तुम हार्ट अटैक को आमंत्रित कर रहे हो कि तू आ, देख मैंने तेरे लिए बचत कर रखी है। कितने समझदार हैं हम कितने समझदार हैं। तुम पैसा कमाने के लिए सेहत की बात कर रहे हैं, अभी बीमारी की। पहले बीमारी वाला मुद्दा एक निपटाना पड़ेगा। देखो, तुम बीमारी से बचने के लिए पैसा कमाना है तुम्हें। तुम में से कितने लोग
हाँ, गाज़ियाबाद नोएडा के ही रहने वाले हो, बस 2। बाकी उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से हो, ठीक। तुम जिन शहरों से आए हो उनकी अपेक्षा यहाँ का पानी गंदा, यहाँ की हवा गंदी और यहाँ की मिट्टी गंदी। तुम यहाँ पर आए हो पैसे कमाने, और तुम कह रहे हो तुम पैसे इसलिए कमा रहे हो ताकि बीमारी में काम आए। मैं कहाँ को जा रहा हूँ समझ रहे हो? तुम यहाँ आए हो और तुमने बीमारी खुद ही बुला ली है। तुम्हारी एक एक सांस तुम्हें कैंसर के करीब ले जा रही है नोएडा में रह करके। नोएडा की तुम्हारी एक एक सांस, क्योंकि यहाँ का हवा पानी मिट्टी सब गंदी है। हिंडन नदी देखिए, कितने लोग हिंडन नदी के बगल से निकले हैं, कैसी है वो नदी? और कितने लोग गंगा किनारे किसी शहर से आए हो, हाथ खड़ा करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गंगा छोड़ करके हिंडन का पानी पीने आए हो। कितने लोग किसी छोटे गांव कस्बे से आए हैं जहाँ पे खेत भी हैं, खलियान भी हैं और हवा साफ है, हाथ खड़े करो। तुम्हें अपने ऊपर ज़रा रहम नहीं है? तुम वो छोड़ करके यहाँ की गंदी मिट्टी खाने आए हो, और यही तुम्हारी पूरी तैयारी है। और तुम तर्क क्या दे रहे हो कि मैं पैसे कमाऊंगा बीमारी से बचने के लिए। बीमारी के घर में आ गए हो, बीमारी तुमने पक्की कर ली है, और अब तुम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे। तुम जाओ नौकरी में, MBA हो MCA हो, तुम घुसो नौकरी में। वहाँ पे वो विकराल बैठा हुआ है पूरा एक तंत्र, जो ये पक्का करेगा कि तुम्हें हार्ट अटैक आए ही आए, क्योंकि हर कंपनी लालच की बुनियाद पे खड़ी है। और वहाँ एक ही चीज़ काम करती है, डंडा। डंडा या लालच। तुम्हारे बॉस को ऊपर से डंडा आता है, उसके बॉस को और ऊपर से आता है, और तुम घुसोगे सबसे निचले पायदान पे। जितने डंडे ऊपर से आ रहे हैं वो अंततः किसके घुसने हैं? वो तुम्हारे। अब हार्ट अटैक किसको आना है सबसे ज़्यादा? ऊपर से जितने चप्पल जूते बरस रहे हैं वो आखिरकार किसके सर पे गिरने हैं? वो तुम्हारे ऊपर गिरने हैं। बीमारी का इंतज़ाम खुद कर रहे हो। कभी देखना अपने सीनियर्स को क्या काम करते हैं। नौकरी मिलती है, पहला सवाल पूछा जाता है बाइक है, क्योंकि 90% नौकरियां तो हैं सेल्स की। MCA में भी घुसोगे अगर, टेक जॉब भी लो, तो वहां पर भी अब टेक सेल्स बहुत, और ये हमेशा रह गई, आज की बात नहीं है। और अगर सेल्स नहीं भी है तो जहां तुम्हारा ऑफिस होगा वो होगी एक प्राइम लोकेशन, कमर्शियल। प्राइम कमर्शियल लोकेशन के पास अगर तुमने घर लिया तो बहुत महंगा पड़ेगा। तुमको घर लेना पड़ेगा कहीं दूर सबर्ब में। गाजियाबाद से गुड़गांव बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। घर तुम ऐसी जगह लोगे जहां कमरा सस्ता हो, और ऑफिस तुम्हारा होगा एक प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी, और तुम सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा बिल्कुल स्वच्छ हवा का आनंद लेते हुए आओगे जाओगे। और ये पीक ट्रैफिक आवर्स होंगे, पीक ट्रैफिक आवर्स, जब करोड़ों इंजन एक साथ अपना धुआं उगल रहे हैं तुम्हारी ठीक नाक के अंदर, और ये सब तुम अपनी सेहत बनाने के लिए कर रहे हो। क्या तर्क है तुम्हारा कि सर ये तो हम सेहत के लिए कर रहे हैं ना नौकरी, कल को बीमार हुए तो काम आएगा, ये तुम सेहत बना रहे हो। एक्सीडेंट कहाँ होते हैं ज़्यादा? कहाँ होते हैं? दुनिया देश भर की एक्सीडेंट की राजधानी क्या है? या गोरखपुर है, या उन्नाव है, या कानपुर है? दिल्ली तो है बेटा। जिस दिल्ली में तुम आ गए हो एक्सीडेंट ही तो करवाने आए हो, और क्या है के लिए आए हो यहाँ पे तुम? वेलकम, यू आर सो वाइज। तुम कितने होशियार हो। अद्वैत ने अपना एक बड़ा कीमती मेंबर खोया था, पहाड़ों का रहने वाला था, बहुत सीधा लड़का। अभी 2 साल पहले की बात है, बाइक से जा रहा था, किसी DND पर मार दिया, मर गया, ख़त्म। कुछ नहीं, FIR भी नहीं हुई, अखबार में एक इतनी सी खबर भी नहीं छपी, ख़त्म। सपने पूरे करने आया था दिल्ली, ऐसे ही देखो ना, बाइकों पर घूम रहे हैं। और किस लिए? कि यहाँ पर 15,000 की मिल जाएगी, 20,000 की मिल जाएगी, अपने शहर में 8,000 10,000 की मिलेगी। तो तुम एक एक्स्ट्रा 8-10 हज़ार कमाने आते हो यहाँ पर,
तुम्हें पता भी नहीं होता कि उस 8-10 हज़ार की कितनी बड़ी कीमत दे रहे हो तुम। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भिखारी रह जाओगे अपने शहर में, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ तो वहाँ भी कमाई लोगे, तो कुछ अतिरिक्त आमदनी के लिए तुम आते हो, और उस अतिरिक्त आमदनी की कीमत क्या है ये तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता। फिर दावे देखो, बचत, सेहत। वहाँ पे सर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ तुम्हें मिलेगा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर। कोई कंपनी में काम करना चाहता है, उस कंपनी का तुम्हें कुछ पता भी है जहाँ तुम काम करना चाहते हो? तुमने सिर्फ सपने देखे हैं। तुम्हें उन कंपनियों का कुछ पता है जहाँ काम करना चाहते हो? जब करेंगे तब पता चलेगा। जब करोगे तब पता चलेगा, अभी पता नहीं है। जिसका पता नहीं उसकी ओर भाग क्यों रहे हो? ये क्या तर्क दे रहे हो? जिसका पता नहीं है उसकी ओर क्यों भाग रहे हो पागलों की तरह? एक बार देख तो लो कि किधर को जा रहे हो। एक बार देख तो लो। सब जितने पागल हैं सब एक ही तरफ को भागे जा रहे हैं, तुम भी भाग लोगे। उत्तर प्रदेश की हर सड़क नोएडा की ओर आ रही है, तुम भी चल दिए, हमें भी जाना है। जैसे भागते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, 14 साल 15 साल की लड़कियां भागती हैं बम्बई को, हमें हीरोइन बनना है। ऐसे ही तुम भागे हो। उनमें और हम में कोई विशेष अंतर थोड़ी है। उन्हें भी नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, बस एक सपना है, वो खींचे लिए जा रहा है। हीरोइन बनेंगे, बड़ी अच्छी लगती है नाचती, हम भी नाचेंगे, सेहत बनाएंगे। सर सपने भी तो पूरे करने जरूरी होते हैं। जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पे आज तक कितने सपने पूरे कर लिए? और उसी रास्ते पर जब आज तक नहीं सपने पूरे हुए तो आगे कैसे हो जाएंगे? पुराने रास्ते पर चल के नया परिणाम कैसे मिलेगा बेटा? तो सर ये सोच के कभी तो नहीं कर सकते। थम जाओ। मुद्दा एक पहले होना चाहिए। पुराने ढर्रों पे चल करके नए परिणाम मिल सकते हैं। आज तक तुमने एक प्रक्रिया चालू रखी है कि कोई आकर के तुम्हें सपने थमा जाता है, और तुम्हें पता भी नहीं कि सपने तुम्हें कौन दे गया। ये सपने तुम्हें टेलीविज़न दे गया, ये सपने तुम्हें बड़े भैया दे गया, ये सपने तुम्हें पड़ोसी दे गया, ये सपने तुम्हें अखबार में छपा एक विज्ञापन दे गया। उन्होंने तुम्हारे दिमाग में सपना घुसेड़ा, पूरी कोशिश करके घुसेड़ा। उनका स्वार्थ है, उनका स्वार्थ इसमें है कि तुम्हें सपने आए। तुम्हें सपना नहीं आएगा तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? तुम मोबाइल का सपना नहीं लोगे तो मोबाइल कैसे बिकेंगे? तुम्हें किसी ने सपने जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दिए और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। ये सपने तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं क्या सपने? तुम आतुर तो बहुत हो इनके पीछे दौड़ने के लिए, पर क्या ये तुम्हारे हैं? ये जो दुकान खोल के बैठे हैं ना, ये बड़े चालाक लोग हैं। इन्हें सपने दिखाना आता है और ऐसे ही इनकी दुकान चलती है। आओ 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 आओ, ये वाली पढ़ाई कर लो, इसके बाद तुमको एक बड़ी प्यारी बीवी मिलेगी। मैं अक्सर सोचता हूँ जो कॉलेज के होर्डिंग होते हैं इसमें लड़की क्यों खड़ी रहती है? देखा है? तुम्हें समझ में नहीं आता कभी, पर सपने दिखाने वाले को पता है कि वो तुम्हें क्या दिखा रहा है। बाइक का विज्ञापन होता, हाँ काउंसलर भी, एडमिशन कंसल्टेंट फोन पे भी, और तुम आते हो, गई कहाँ? आज तक मिली नहीं। वो एक एक क्लासरूम में खोज रहा है तब से। सपने दिखाने वाले को पता है अब एक बाइक होगी और उसके साथ एक खड़ी होगी बिल्कुल आधी नंगी, और विज्ञापन बाइक का है।
या तुमसे ऐसा कहा जा रहा है कि विज्ञापन बाइक का है, पर तुमने सपने काहे के देख लिए, वो जो अधनंगी खड़ी है, ठीक, कि ये पिछली सीट इसी के लिए है। सपने दिखाने वालों को अच्छे से पता है कि लोगों को गुलाम कैसे बनाना है। सपने दिखाओ, गुलाम बनाओ, सपने दिखाओ, गुलाम बनाओ, और तुम खड़े हो जाते हो नाथ निपोर के, सपने हमारे हैं, हमें पूरे करने हैं। तुम समझ भी नहीं रहे कर क्या रहे हो। मदारी नचा रहा है, तुम नाच रहे हो। नाचो, ऐसे ही बजाता है ना वो। चल, तेरी कामनी नोएडा में तेरा इंतजार कर रही है, और गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। नोएडा जाएंगे, नोएडा जाएंगे, नोएडा जाएंगे। डुक 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 डुक। हाँ भाई, चल अपनी बंदरिया को विदा कराने नोएडा। वो विदा कराने गया है, वो मना कर रही, नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आ रही? अरे तुम बाइक पे चलते हो, तुम्हारे पास कार नहीं है। अब क्या करेगा तू? कार खरीदेगा? खरीदेगा, बिल्कुल खरीदेगा। तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि तुम कमाओ। कमाओगे नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी? तुम्हारी जिंदगी तो चल जाएगी बिना कमाए। दिक्कत यह है कि तुम कमाओगे नहीं तो ये तंत्र कैसे चलेगा? तो तुम इस तंत्र के एक पुर्जे बनने को तैयार हो, जीने को तैयार नहीं हो। मान लीजिए सर, हम किसी कंपनी में हो, मतलब अब हमारा दोस्त चाह रहा है, मतलब हमारी रैंक इंक्रीज करना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली सैलरी बढ़े, तो मतलब हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा बर्डन ना लें, तो हम उसको मना करते हैं कि हम। तुम कर नहीं दो। हजारों ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। देखो, कोई आदमी अगर काम से प्यार करता है तो पैसा आप समस्या रहती ही नहीं। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि कमाएं कि क्या करें। पैसा अपने आप चल के आ जाता है। अरबों करोड़ों नहीं आ जाएगा, लेकिन जितना एक ठीक ठाक ज़िंदगी चलाने के लिए चाहिए उतना अपने आप आ जाता है। तुम अपनी पसंद का काम करो, भले छोटा काम हो, और उसमें तुम्हारा दिल लगे, तो पैसा अपने आप आ जाता है, बेशक आ जाता है। और बहुत लोग जो कहते हैं कि मुझे इसी में मज़ा आ रहा है, मुझे और कुछ नहीं करना, वो अक्सर दूसरी राहों को बंद भी कर देते हैं। होता है, बहुत होता है। मान लीजिए सर, कोई राह बंद हो जाए तो बोलेगा कि आप मान तो बहुत कुछ ले। मान लो कि अभी जमीन फटे और तुम समा जाओ। मानने को तो क्यों यही ना मान लूँ मैं? तुम्हारी जितनी गिरी से गिरी कल्पना है, मैं क्यों मान लूँ? नहीं सर, मैं मान लूँ कि तुम यहाँ बैठे ही नहीं हो, भूत बैठा है, तो मैं क्यों मानूँ? सर मेरा मतलब ये था कि मतलब आपने बोला जैसे मतलब कि हम अपनी इच्छाएं, मान लीजिए हम नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हम और ज़्यादा, मतलब वो हम हमारे हमसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम और काम करो ताकि हमारा फ़ायदा हो। हाँ, तो हम मतलब अपना डिसीजन ले, मान लीजिए हमने अपना डिसीजन ले लिया कि हम नहीं, हम इतने में खुश हैं। इसमें सवाल ही कहाँ बच रहा है? तुम खुद ही समझ चुके हो। तो अगर वो हमको उस प्लेस से भी हटा देते हैं, जो तुम्हारी कीमत इतनी देख रहा है कि तुम्हें यहाँ से उठा के यहाँ रखना चाहता है, वो क्या तुम्हें हटा सकता है? और हटाएगा तो किसका नुकसान करेगा? पगले हो क्या? सर आप सेविंग नहीं करते हैं? इतनी सारी दाढ़ी है। एक ही बात है, सेविंग शेविंग। सेविंग करता नहीं हूँ, यदा कदा हो जाती है, और जब देखता हूँ कि हो गई है तो फिर खर्च भी हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, काम मौज में कर रहे हो, अपनी पसंद का कर रहे हो, तो पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ता, आ ही जाता है। अरबों करोड़ों नहीं आता, पर ठीक है, आता रहता है। तुम्हें उसके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तुम ये नहीं कहते कि मेरी ज़िंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि पैसा आए। और जब आता है तो जितना आएगा उसमें से 1-1 रुपया तो नहीं खर्च हो जाएगा, कुछ बचता भी रहता है अपना। पर वो बचाना उद्देश्य नहीं है।
वो बच गया तो बच गया और नहीं बचा तो नहीं बचा। आ रही बात समझ में? कई बार ऐसा भी होता है जितना कमा तो उससे ज़्यादा खर्च हो गया। जब दिखाई पड़ता है कि कमाई से ज़्यादा खर्च होने की नौबत आ रही है तो समझ में आ जाता है कि अब ज़रूरतों की जगह लालच का हिसाब किताब बैठ रहा होगा। जहाँ ये दिखाई पड़ने लग जाता है वहाँ ये भी समझ में आ जाता है ना सीधे सीधे कि अब ये ज़रूरतें नहीं हैं, यहाँ पर खेल कोई और ही चालू हो चुका है। तो वो एक चेतावनी होती है। चेतावनी ये नहीं होती कि और कमाओ, वो चेतावनी ये होती है कि ज़रा ज़िंदगी को देखो क्या कर रहे हो। सर मैं ऐसा यही होता है, महीने से 5,000 रुपये कमाए, पहले 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। अब इस 10 तारीख को, जिस दिन 10 तारीख की रात को ये पैसे खत्म हुए, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक, तुम कहो कि पैसे कम हैं। दूसरा, तुम कहो अरे ज़रा थमने दो और मुझे इन 10 दिनों को देखने दो कि मैं करता क्या रहा। हम आम तौर पे पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि हमें सुविधाजनक लगता है कि और पैसे मंगा लो। ये जो दूसरा रास्ता है ये असली रास्ता है, जिस पे तुम ठहरते और कहते हो एक बार देखूं तो कि मैं पैसे का करता क्या हूँ। ये असली रास्ता है। ज़रा इस पे भी चल के देखो कि मैं इस पैसे का करता क्या हूँ। वाकई कितनी ज़रूरतों पे जा रहा है और कितना ऐसी चीज़ों पे जा रहा है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस फालतू उड़ा रहे हैं। और यकीन मानो आदमी जैसा बनाया गया है उसकी ज़रूरतें बड़ी सीमित रखी गई हैं। बनाने वाले ने तुम्हें इतनी ज़रूरतें दी ही नहीं कि ज़िंदगी भारी हो जाए। वो तुम्हारा दोस्त है जिसने तुम्हें बनाया है, जहाँ से तुम आ रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त है। इसीलिए उसने तुमको बहुत ज़रूरतें दे के भेजा ही नहीं। वो चाहता तो ये भी तो कर सकता था ना कि सूरज का तापमान 80 डिग्री तक जाएगा, अब तुम्हारे लिए एक सुपर एयर कंडीशनर कंपलसरी हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं करता वो चाहता तो ये भी कर सकता था कि रात की जो ठंड है वो -60 डिग्री तक जाएगी, अब तुम्हारे लिए इतने इतने मोटे कोट खरीदना और घर में लगातार हीटिंग का इंतज़ाम करना कंपलसरी हो जाता। और उसने ऐसा भी नहीं किया। उसने खुद ही दुनिया ऐसी बनाई है कि तुम्हारी अधिकांश ज़रूरतों की तो पूर्ति अपने आप हो रही है। सांस तुम्हें मुफ्त मिल रही है कि नहीं मिल रही है? शरीर की ग्रोथ अपने आप हो रही है। खाना भर खाते रहो, तुम्हें देखना नहीं है कि एक एक सेल कैसे बढ़ाऊं क्या ना बढ़ाऊं, खाना अपने आप पच जाता है। तो उसने तुम्हारा पूरा तंत्र ही ऐसा बना दिया कि तुम्हारी ज़रूरतें ज़्यादा रहें ही ना, अपने आप पूरी होती रहें। तो बनाने वाले ने तो तुमसे बड़ी दोस्ती दिखाई कि तुम्हें बहुत ज़रूरतें नहीं दी, पर आदमी का दिमाग ऐसा भ्रष्ट है कि ज़रूरतें कम होने के बावजूद उसने लालच 1000 खड़े कर लिए और उन लालचों को उसने 1000 तरह के नाम दे दिए। कभी जिम्मेदारी बोल दिया, कभी कुछ और बोल दिया। सीधे सीधे ये नहीं कहा कि ये मेरा डर है या लालच है। और ये सब जब तुम करते हो तो अपना ही अपमान करते हो। जितना लालच करोगे उतने बंधन में रहोगे, उतना गिरोगे, अपनी ही फ्रीडम को खोओगे। तुमने कहा था कि अगर ये सब सोचे तो क्या वहीं बैठे रहें। देखो, अब तुमको एक MBA की नज़र से समझा रहा हूँ, समझना। भारत में असली अपॉर्चुनिटी इस समय बड़े शहरों में नहीं है। बड़े शहर अब सैचुरेट हो रहे हैं। सैचुरेशन जानते हो ना, कि वहाँ जो होना था वो हो चुका। विकास भी जो अब आ रहा है वो बड़े शहरों से हटके छोटे छोटे शहरों की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों को प्रॉपर्टी भी खरीदनी होती है, जो इसी काम में लगे रहते हैं, वो अब बड़े शहरों में नहीं खरीद रहे, क्योंकि बड़े शहरों में कीमतें पहले ही बहुत बढ़ चुकी हैं, अब और कितनी बढ़ेंगी।
असली संभावनाएं अब हैं उन्हीं जगहों पे जिनको तुम छोड़ के आ रहे हो। रिटेल वालों से पूछो कि रिटेल अब कहाँ फैलेगा, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। वो बड़े शहरों में नहीं फैलेगा, वो टायर बी, टायर सी ऐसी जगहों पे फैलेगा। किन शहरों से हो तुम, कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दिल्ली से बहुत दूर भी नहीं हुआ और बहुत छोटा शहर भी नहीं हुआ। जो फायदा गाजियाबाद को हुआ है दिल्ली के करीब होने से, वही फायदा अब मुजफ्फरनगर को होगा, क्योंकि वो भी गाजियाबाद से बहुत दूर नहीं, मेरठ से बहुत दूर नहीं। समझ रहे हो बात को? तो असली संभावनाएं अब वहां होंगी, विकास वहां होगा। एंटरप्रेन्योरशिप समझते हो? स्वरोजगार, अपना कुछ करना, उसकी भी असली संभावनाएं वहीं पर हैं। दिल्ली में तो कोई व्यापार शुरू करना थोड़ा मुश्किल है। तुम एक छोटा सा ऑफिस भी लोगे तो उसका किराया इतना हो जाएगा कि तुम बेचारे कैसे शुरू करोगे। पर छोटे शहर में एक बहुत छोटी सी पूंजी से तुम अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हो। दूसरी बात, जिन शहरों को तुम जानते हो वहाँ पे तुम्हारा अपना नेटवर्क होता है, तुम उस शहर को समझते हो, गली कूचों से वाकिफ होते हो, बाजार से वाकिफ होते हो। क्या नाम है? तो वहां पर तुम अपना व्यापार शुरू कर सको और सफल हो सको, इसकी कहीं ज्यादा संभावना है। और वहां पर अगर तुम महीने में 10-15 हज़ार भी बचाते हो तो वो दिल्ली में 35 हज़ार बचाने के बराबर है। ये बात स्पष्ट हो पा रही है? सब्जियों के जो भाव दिल्ली में है, इससे आधे भाव पे तुमको मिल जाएंगी दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर आगे आ जाओ। ये ओंकार है, इसके गांव में ये बताता है, बोलता है जो सब्जी यहाँ इतने की मिलती है हमारे गांव में उससे आधे की मिलती है, और इसका गांव मुश्किल से दिल्ली से 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो तुम कमाते होगे ज्यादा वहां पर, जितना कमाते हो उतना फूक भी तो देते हो। दिन के 50 किलोमीटर अगर तुम बाइक चला रहे हो तो वो पेट्रोल अपनी सैलरी से ही तो दोगे ना, और अपने शहर में हो तो इतनी नहीं चलानी पड़ेगी। तुम में से कई लोगों के माँ बाप के घर होंगे हैं, और अच्छे खासे बड़े घर होंगे, हैं कि नहीं हैं? अपने अपने घर हैं। अब तुम यहाँ पर आए हो और तुम एक किराए के कमरे में रहोगे, अपने अच्छे अच्छे घर छोड़ के। मैंने देखा है लोगों को अपनी कोठियाँ छोड़ करके यहाँ पर आकर के एक ज़रा सी जगह पे रह रहे होते हैं। और ग्रोथ की भी, बढ़त की भी असली संभावनाएं वहीं पर हैं जिसको तुम छोड़ के आए हो। और बहुत संभावना है कि तुम जाओ और आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन कर लो, और आईसीआईसीआई कहे कि मुजफ्फरनगर में एक नई ब्रांच खोल रही है, तू वहीं जा। अभी क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये क्या कर लिया तुमने? घूम फिर के वहीं आए। तुम्हें क्या लगता है दिल्ली में अब बहुत ग्रोथ हो सकती है? क्या करो, कितने फ्लाईओवर बनाओगे, कितनी बाजारें और बनाओगे? यहाँ अब सैचुरेशन आएगा। अभी आया नहीं है पर आएगा, अगले 10 साल में दिल्ली सैचुरेटेड है। आगे सारा काम उधर ही होना है। जो पिछड़ा है वहीं तो विकास होगा ना, या जो विकसित है उसमें ही और विकास होगा। आप कितना विकास करोगे? यहाँ पर जगह कहाँ है विकास करने के लिए? जहां अपार्टमेंट नहीं बनते थे छोटी छोटी जगहों पे, अपार्टमेंट बनने शुरू हो गए हैं। गांव गांव में एटीएम खुल रहे हैं। हर प्रकार के व्यापार की संभावना वहां पर है, और तुम यहां आकर बैठे हो और तुम्हारा सपना है कि गुड़गांव में नौकरी करे। करो, मरो। हाँ, ये है कि टशन नहीं रहेगा। जो मजा है ना बोलने का कि लड़का गुड़गांव में नौकरी करता है। जैसे पंजाब में बड़ा प्रचलन है बताने का, क्या करते हैं जी, कनाडा में है। कनाडा में करते क्या है? तो ऐसे ही यहाँ पर है। माँ बाप की छाती बिल्कुल ऐसे, अरे गुड़गांव में नौकरी करता है। अब ये बताने में कुछ मजा ही नहीं आता कि अरे ये तो यहीं शाहजहांपुर में ही लगा हुआ है। लगता है अरे यहीं रह गया, तरक्की नहीं करी लड़के ने, पिछड़ गया। हमारा मोनू तो नोएडा में लगा पड़ा है। नोएडा बड़ी प्यारी जगह है। अब मोनू नोएडा में हेलमेट लगाए, मुंह पे काले पोते, एक पिक्चर थी उसमें था कि वो जाता है, उसको वो
कौआ बिरयानी खिला देता है। तो वो भी ऐसे किसी छोटे शहर से आया होता है, दिल्ली आया होता है ना, है दिल्ली होती है। तो ऐसे ही मोनू, इतने सारे मोनू बैठे तो हैं। अब ये इतने सारे मोनू आए हैं अपने अपने शहरों से, गाँव से, यहाँ खाएंगे कौआ बिरयानी। हाँ, घर वाले बड़े खुश होंगे, लड़का नोएडा में लगा हुआ है, ठीक, दहेज अच्छा मिल जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? वापस कभी लेट नहीं। अरे तुम किस्मत वाले हो बेटा, 2 ही लाख लगे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर हैं और यहाँ ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 12-12 लाख फीस है, और जहाँ शिक्षा का स्तर ऐसा है कि पूछो मत, और हम मज़े से 12 लाख दे रहे हैं वो। और फिर आते हैं हमारे यहाँ भी, जब हम रिक्रूट करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन होता है कितना, तो उसमें लिखते हैं 0 to 7 years, ये हमारा रहता है हायरिंग ब्रैकेट। तो 7 वाले और 5 वाले और 4 वाले तो कम ही आते हैं, क्योंकि ये लोग उतने होते ही नहीं, सबसे ज़्यादा तो फ्रेशर ही हैं दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा फ्रेशर इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर आते हैं, वो आएगा, देखूंगा कहाँ से पढ़ा है। एक है दिल्ली में बड़ा मज़ेदार, वो कहता है कि हम IIMs से बढ़ के, IIMs तो बाद में आते हैं, हम आगे आते हैं। तो आएगा, कहूँगा कितनी फ़ीस दी है, फिर 14 लाख। फिर अच्छा ठीक, कैसे दी है, बैंक से लोन लिया था। अच्छा ठीक, तो ज़रा निकालना कितनी आएगी इसकी किश्त महीने की। किश्त निकाली, पता चला किश्त आती है 32,000 महीने की। मैं कहा पढ़ा हम पैसे कितने देने वाले हैं? कहे हाँ। जितनी तुम्हारी किश्त है उससे कम हम तुम्हें सैलरी देने वाले हैं, तो क्या भीख मांगोगे? तो तुम्हें इसी बात पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि तुमने ऐसी ऐसे पढ़ाई करी क्यों जहाँ इतनी किश्त देनी पड़े। फिर एक दूसरी आएंगी, उन्होंने भी वहीं से पढ़ा है, तुम्हारा क्या है? नहीं, हम अच्छे खाते पीते घर से, हमारे डैडी ने दे दिया। अच्छा, अब डैडी ने दिया, फिर डैडी क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, तो दिख ही रहा है कि बिजनेसमैन है। अब चाहती क्या हो ज़िंदगी में, जो डैडी चाहेंगे। वो तो बहुत प्रकट सी बात है। जो आदमी 14 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर लगाएगा और व्यापारी है, वो कहेगा नहीं अब इस 14 लाख की वसूली भी तो होगी, तो तुम्हारे यहाँ काम क्या खाक करोगी? असली एम्प्लॉय तो तुम अपने डैडी की रहोगी, जिधर पर डैडी चाहेंगे उधर को चलोगी, और जिस दिन कहेंगे नौकरी छोड़, उस दिन छोड़ दोगी। तुम्हें काहे के लिए नौकरी पे रखें, चलो जाओ। तो ये जो होते हैं, सोचो दोनों ओर से मारे गए। एक और तो 12-14 लाख फीस दिए, और दूसरी ओर अब इन्हें इसीलिए नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि 12-14 लाख फीस दी। इन्हें कौन रखेगा नौकरी पे? खतरनाक आदमी है, तो बड़ा बोझ लेके चल रहा है, ये टाइम बम है, फटेगा। इसको ऑफिस में कैसे रखें? अब जो हो गया वो तो हो गया। अब आगे के लिए अपने सर पे कोई बोझ मत रखो, हल्के होके जियो। जीवन सिर्फ हल्का होके जिया जा सकता है, नहीं तो फिर कुली बन जाओगे। जिन लोगों को बोझा ढोने की आदत होती है वो सिर्फ कुली बनते हैं। हल्का होके जियो बिल्कुल। पढ़ाई में आ गए हो, पूरी कर लो, फालतू के अरमान मत रखो। ये सारी बातें कि बेंगलोर और बॉम्बे और गुड़गांव, बिल्कुल मन साफ रखो इनसे। और दूसरों को दिखाना और रौब जमाना, लड़का असिस्टेंट मैनेजर है, कम से कम 60 लाख की शादी होनी चाहिए, बिल्कुल ये सब भूत उतर जाएं दिमाग से, कतई नहीं। साफ सुथरा मजेदार जीवन जियो,
ज़िंदगी बहुत मज़े की है और बहुत ऐश की है, और वो सारी ऐश तुमसे बहुत पैसा मांगती नहीं है। बेटा मैं लोगों को जानता हूँ जो जितना कमा सकते हैं ना उसका 10% 20% कमा रहे हैं और बहुत खुश हैं। पैसा ज़रूरी है पर बड़ी छोटी चीज़ है। बस इतना कमाओ कि उधार न मांगना पड़े। ठीक है, इस बात को अपना फॉर्मूला बना लो कि कमाना तो है पर बस इतना ही कमाना है कि अपनी मूलभूत ज़रूरतों के लिए उधार न मांगना पड़े। और इतना रहे कि अगर गाहे बगाहे कोई दोस्त यार घर पे आ जाए तो 2 रोटी में उसको भी खिला सकूं, खुद भी खाऊं और उसको भी खिला सकूं। कोई बात आज की नहीं है। मजे लेने की भी कोई सीमा होनी चाहिए। कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल कोई सीमा नहीं है। मैं तुमको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ज़िंदगी इतने मज़े देगी कि तुम सर पकड़ के बैठ जाओ, तुम कहो कि सोचा भी नहीं था, और तब तुम धन्यवाद दोगे, कहोगे कि थैंक यू सो मच। किसको धन्यवाद दोगे तुम्हें नहीं पता होगा, पर किसी के प्रति तुम्हारे मन में गहरी कृतज्ञता उठेगी। तुम कहोगे ज़िंदगी इतनी आनंदपूर्ण हो सकती है, बाप रे बाप, मतलब हालत ख़राब हो गई, इतना मज़ा आया कि हालत ख़राब हो गई, अब झेला नहीं जा रहा, ऐसी ऐश है। और तुमसे थैंक यू बोलते नहीं बनेगा। इतनी मज़ेदार हो सकती है ज़िंदगी अगर बेवकूफ़ियाँ ना करे आदमी। तो बेवकूफ़ियाँ करते चलो तो वही ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। और 1000 में से 999 लोगों की ज़िंदगी नर्क ही है। तुम देख लो तुम्हें क्या बनना है। तुम देख लो तुम्हें क्या बनना है। काम ऐसा चुनना जिसे प्यार के साथ कर सकते हो, जो करते हुए बार बार घड़ी ना देखनी पड़े। अपने आप से पूछना कि क्या करते हुए मौज में कर पाता हूँ। फिर उस काम में तुम्हें पैसा भी अपने आप मिलेगा, जितना चाहोगे उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाएगा। और वो काम कोई भी हो सकता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ झटका मत खाना कि चाय की दुकान लगाना भी कोई बुरा काम नहीं है। ये बरिस्ता, ये कैफ़े कॉफ़ी डे, ये चाय की दुकान नहीं है तो क्या है? कुछ और है? कुछ और है क्या? पर तुम कभी कहते ही नहीं उनको। लगाइए ज़रा एक कटिंग। वहाँ तुम जा कर के बोलते हो कैन आई हैव वन कैपुचिनो प्लीज़? बड़ा सम्मान उमड़ पड़ता है। वो कैपुचिनो बन गई, ससुरी कॉफ़ी कैपुचिनो बन गई। अब वो कटिंग चाय नहीं है, अब वो अर्ल ग्रे हो गई है, हैं? और उसके तुम 100 रुपए देने को तैयार हो। तो चाय की दुकान ही तो है। तुम क्यों नहीं चाय की दुकान लगा सकते? और तुम क्यों नहीं जूस बेच सकते? हाँ, बात समझो ना। और अगर दिल से जूस ही बेचा जाए तो क्यों नहीं एक दिन तुम्हारी एक की जगह 10 दुकानों की, मैं नहीं कह रहा हूँ 10 होनी ही चाहिए, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि बड़ा विस्तार किया जाए और व्यापार इतना बढ़ाओ कि देश भर में फैल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर एक आदमी जब कोई भी काम बिल्कुल लग करके मन से करता है तो उस व्यापार में अपने आप बढ़ोतरी होती ही होती है। तुम एक दिन पाओगे कि तुम जूस का ब्रांड बन गए हो। तुम एक दिन पाओगे कि तुम बरिस्ता को टक्कर दे रहे हो। ये सब और क्या है? निरुला और ये सब भी क्या है? इन्होंने ऐसे तो शुरू किया होगा। निरुला किसी का नाम है, निरुला की दुकान लगती होगी, निरुला के छोले कुलचे,
हाँ हाँ, बहुत हैं, सुलाकी, बनारसी, बहुत हैं इस तरह के। और ये सब आज बड़े ब्रांड हैं, इनके ब्रांड की कीमत है। और तुम कहो हलवाई ससुरा, क्या दिक्कत क्या है? ये जो बाटा बेच रहा है ये क्या था? बाटा कहाँ है? बाटा क्या बेचता है? और तुम क्यों नहीं, तुम्हें लगे हैं जूता बेचेंगे अब यही बचाए करने के लिए? छी, नमक बेचेंगे। और टाटा क्या कर रहा है? और तुम नमक बेचेंगे। अरे हमें असिस्टेंट मैनेजर बनना है, नमक नहीं बेचेंगे। असिस्टेंट मैनेजर बने बिना बापूजी को चैन नहीं आता। अब ये बता दिया कि लड़का नमक बेचता है, कि हलवाई बन गया, कि चाय बेचता है, तो सुसाइड हो जाएगी, जैसे शोले में हुई थी, पानी की टंकी पे चढ़ा था। अरे सब एक बराबर है, सब नकली है। अब इतने सारे लोग रहते हैं तुम्हारे ही जैसे, अब कमाते धमाते तो क्या ही हैं, जो कमाते हैं वो ज़्यादा खर्च होता है यहाँ पे, तो शादियाँ भी नहीं होती। 30 साल 35 साल तक बैठे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर। जो दिल्ली में होते हैं कि शादी नहीं होती जल्दी। तो खाना तो चाहिए। तो खाना बनाना पसंद है? जानते हो घर के खाने का स्वाद कैसा होता है? जानते हैं। अरे तो एक अच्छी टिफ़िन सर्विस क्यों नहीं शुरू कर सकते? और बड़ी दिक्कत, घर में बताओगे कहेंगे क्या करता है? बावर्ची हो गया, शर्मा जी का लड़का बावर्ची हो गया। और शर्मा जी मुंह छुपा रहे इधर उधर, कह रहे उफ अब इसकी बहन की शादी नहीं होगी। लड़के वाले देखने आए बहन को, बोले अच्छा भैया क्या करता है? बावर्ची। पड़ोसियों ने बता दिया, शादी टूट गई। अब इतने तुम जब समझदार हो, जानते हो। और तुमको बताता हूँ, सुनो, ये जितने लोग तुम्हारे ही जैसे जो नौकरियां करते हैं ना, इनके बॉस इनको ऐसा टॉर्चर देते हैं, ऐसा 16-16 18-18 घंटे काम कराते हैं कि इनके पास कपड़े धोने का टाइम नहीं होता। तो तुम क्यों नहीं अपनी एक लॉन्ड्री सर्विस शुरू कर सकते कि बस कपड़े दे करके जाइए, हम कपड़े पिकअप करा लेंगे और कपड़े धुलेंगे आपके। फिर उसमें वही दिक्कत आएगी, अरे शर्माइन तो लड़का धोबी हुईगा। अब शर्माइन खोज रही कि कुआं कहाँ है आसपास, हम ही कूदेंगे सबसे पहले। लड़का धोबी निकल गया, 2 लाख 4 लाख देख के पढ़ाया लिखाया और लॉन्ड्री चला रहा है। ये जो रास्ते बता रहा हूं ना, सिर्फ यही रास्ते हैं जहां मुक्त होकर के जी सकते हो। और भूलना नहीं, तुम्ही ने कहा था कि एक ही जिंदगी है। या तो उसको क्रेडिट कार्ड बेचते गुजार दो, दिल्ली जाओ, वहाँ पेट्रोल पंप पे खड़े रहते हैं, सर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? मैं बुलाता हूँ इधर इधर, उसको लगता है भरवाएगा, कहता हूँ शीशा उतारूँगा, क्या है, कैसे हो, कहाँ पढ़े लिखे हो? MBA। अभी MBA करके पेट्रोल पंप पे फॉर्म भरवा रहा है कि हॉलीडेज़ खरीद लीजिए या क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए। मस्त पेट्रोल की भीनी भीनी सुगंध ही दिन रात सूंघता है, पर बचत कर रहा है बीमारी के लिए। बीमारी नहीं होगी, पेट्रोल ही तो सूंघ रहा है। पेट्रोल की भाप अरे बड़ा स्वास्थ्यवर्धक होती है। जिन लोगों को 5-10 तरह की बीमारियां हों, उन्हें रोज सुबह पेट्रोल ऐसे सूंघना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तरोताजा महसूस करेंगे।
डिओड्रेंट ना छिड़का करो, पेट्रोल का स्प्रे मारा करो। चल रहा है, ये होशियारी है हमारी। अब जलेबी इतनी बढ़िया चीज है, पिज्जा बिकता है 300 रुपए का और जलेबी 30 रुपए में इतनी आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? और जलेबी क्यों नहीं बिक सकती 300 के रेट पे? क्योंकि आज कोई उसकी ब्रांडिंग करने वाला नहीं है, कोई ढंग से उसको बढ़ाने वाला नहीं है। पर ये काम तुम करोगे नहीं। जलेबी ये गंदा काम। नहीं सर, हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव ही बनना है। दिमाग बिल्कुल स्थिर रखो, चकाचौंध में मत पड़ो। और मैं तुमको ये कोई सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि जिंदगी ऐश है। और मैं तुमको ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि जिंदगी नर्क भी है। जिस नर्क की तुम कल्पना कर सकते हो उससे बड़ा नर्क है, उससे ज्यादा भयानक नर्क है। और चुनाव तुम्हें ही करना है। डरोगे तो नर्क में जाओगे, थोड़ा साहस दिखाओगे तो ऐश ही ऐश है। जो डर गया सो नर्क गया। मर गया तो आसान हो जाता है कि मर गया, किस्सा खत्म। मर नहीं गया, नर्क गया, अब यहाँ जिएगा। असहज हो रहे हो। सर जो भी आपने सर अभी आपने बताया सर, जो थॉट्स में वो भी ये होगा, बट सर प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं होता है। क्या प्रैक्टिकलिटी चाहिए? एक कड़ाहा चाहिए और तेल चाहिए और जलेबी। हैं? नहीं, धारणा क्या करेगी? तुम्हें आगे काटेगी। तुमने जलेबी बेचना शुरू किया, आसपास के लोगों की धारणाएं हैं, तो धारणा क्या करेगी? वो जलेबी नहीं उबलने देगी, वो तुम्हारा तेल खराब करेगी। धारणा क्या करेगी? धारणा आके क्या करेगी? बताओ ना, धारणा क्या कर सकती है? दूसरों की धारणाएं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हैं? क्या करेंगी? तुम्हारी बिक्री रोक देंगी। किसकी? क्या चेंज आती है? दूसरों की धारणाओं से। हाँ, तो ये बोलो ना कि अपने दिमाग पे नियंत्रण नहीं है, कि दूसरा अगर कुछ बोलेगा और बहक जाओगे। क्यों बहक जाओगे? तुम्हारे हाथ में मत बहको। जो बहकाने है उसको जलेबी डाल दो उसके मुंह में, बोल ही नहीं पाएगा। और बोलो अभी जलेबी डाली, आगे जूता डालूंगा, दोबारा बोला तो भाग यहां से। ये बढ़िया जलेबी खा मुफ्त की और भाग। दिक्कत क्या है? तुम्हें अपनी नज़र साफ रखनी है ना। और जब अपनी नज़र साफ होती है तो फिर कोई ज़बरदस्ती आकर के तुम्हारे ऊपर वश नहीं कर सकता। अपना मन स्थिर रखो, पक्का रखो। फैमिली वाले क्या करेंगे वही जानना चाहता हूँ। कितना लगता है? हम देंगे। तेल, कड़ाही, अरे दोस्त के घर, बाहर, गैराज, 1000 जगह होती हैं। तुम करने पे उतरो, तुम्हें बहुत जगह मिल जाएंगी। तो एक बार मन पक्का करो कि करना है, फिर देखो जगह ही जगह है।
कितने लोग होंगे जो इतनी जगह दे देंगे इस शर्त पे कि दिन भर में जितना मुनाफा होगा उसका 20% हमारा। ठीक है, तुम किराया नहीं दे सकते ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, मिल जाएगा। तुम तय तो करो कि करना है, फिर देखो कितने रास्ते खुलते हैं। अरे यही हुआ है। ये जो रिचर्ड ब्रैंसन है, नाम सुना है? जो वर्जिन अटलांटिक एयरवेज है, तो सुना होगा, वर्जिन रिकॉर्ड्स भी आते हैं उनके। उसको जिसने शुरू किया था रिचर्ड ब्रैंसन, उसकी कहानी बिल्कुल यही तुमने कहा कि कॉलेज के साथ जलेबी बन रही है। वो 14-15 साल की उम्र से ही उसको मज़ा आता था मीडिया में, तो थोड़ा बहुत कुछ छापता था और बहुत कम पैसे में लिया, ये किया वो किया। ये करते करते मीडिया में इतना गहरा उतरा कि उसकी म्यूज़िक कंपनी शुरू हो गई। फिर उसने पाया मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है, वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती रही। आज एयरवेज है, उसके जहाज़ हैं जो उड़ते हैं, ट्रांस अटलांटिक यात्रा करते हैं। पर शुरुआत ऐसे ही थी कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना थोड़ा इधर उधर जो करने में मज़ा आ रहा है, और घर वालों पे निर्भर नहीं रहना है, थोड़ी अपनी आमदनी होती रहे। तो जिस काम में मजा आता है वो लोग करते कहाँ पे? कैसे रोकते हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ, कैसे रोकते हैं? रस्सी लेके आते हैं तो बांध के कमरे में डाल देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ना, कैसे बंधे हो? नहीं, कैसे हो जाता है? जैसे कोई तुम पे फ़ोन पे प्रेशर डाल रहा है तो क्या होता है? फ़ोन कान से चिपक जाता है, या फ़ोन आगे कहता है कि बेटा अब दोबारा मत करना, या फ़ोन टाइम बम बन जाता है, या फ़ोन कहीं घुस जाता है शरीर के अंदर। वो प्रेशर कहाँ है? वो प्रेशर कहाँ है? क्या कहीं बाहर है या खोपड़े के अंदर है? तो देख लेते हैं ना, दिखाओ कहाँ है प्रेशर, लेके आओ। अगर बाहर होगा तो लेके आओ, उसको मारते हैं, ख़त्म कर देते हैं, आज तोड़ ही देते हैं प्रेशर को। सर इस मोह माया को कैसे निकाला जाए? अरे मोह माया हटाओ, ऐसा लग रहा है यहाँ संतों की जमात। संत तो होता है सूरमा, सारे यहाँ डरपोक बैठे और बातें मोह माया की कर रहे हो, संतों वाली हैं। अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा वो सब बातें करने में। ये मोह माया नहीं, सीधे पूछो कि मैं अपने इस बेवकूफ़ी भरे डर से मुक्ति कैसे पाऊं, अपने लालच से कैसे मुक्ति पाऊं। मैं बताता हूं तुम्हें, दूसरे तुम पर बस सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि तुम्हें उनकी चीज़ों का लालच है। तुम लालच छोड़ो, कोई तुम्हें कब्जे में नहीं कर सकता। तुम्हारा लालच ही तुम्हारी जंजीर है। जिसके मन में लालच नहीं है उस पर कोई बस नहीं चला सकता। तुम ये मत पूछो कि दूसरे मुझ पे बस क्यों कर लेते हैं, तुम उन्हें आमंत्रित करते हो। तुम कहते हो मैं अपनी मुक्ति, अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार हूं, बदले मुझे 2 रोटी दे दो, थोड़े से पैसे दे दो। इस तरीके से दूसरे तुम पे अख्तियार कर लेते हैं।